चलें, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं, क्योंकि कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो या तो क्लास में न्यू होते हैं, या फिर बाज़ जब रिकॉर्डेड लेक्चर जाता है यूट्यूब पे तो वो सुन रहे होते हैं। तो ये जो हमारी सीरीज है अभी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, तो ये CSS और PMS की सीरीज है बेसिकली। जो इसका बुनियादी मकसद है ना, बुनियादी मकसद वो ये है कि आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर को करेक्ट करवाया जाए, ठीक करवाया जाए, एडवांस लेवल पर लेकर जाया जाए। ठीक है, ताकि जब आप इंग्लिश ऐसे लिखो तो आपके ऐसे में नंबर एक गलतियां ना हो, और नंबर दो आपके पास अच्छे एक्सप्रेशंस हो कि आप बहुत खूबसूरती से लिख सकें। ठीक है, इसका बुनियादी मकसद ये है। और इसी मकसद को पूरा करने के लिए मैंने इन ग्रामर के लेक्चर्स को कंपाइल किया है। सिर्फ उन हिस्सों को उठाया है जो कि एक CSS के स्टूडेंट के लिए ज़रूरी हैं, ना कि एक MA इंग्लिश स्टूडेंट को समझ के मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ CSS के कुछ एक्सप्रेशंस, जो मिस्टेक्स हम अमूमन करते हैं अपनी राइटिंग में, उनको उठाया है। और फिर मैंने इसमें जो CSS के प्रेसी में करेक्शंस आती हैं CSS की, उनको भी टॉपिक वाइज ऐड कर दिया है। ठीक है, उसका बुनियादी मकसद आपके आपके मार्क्स, आपने मार्क्स गेन करना नहीं होता CSS की जब करेक्शंस की बात करते हैं। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। तो बेसिकली CSS प्रेसी का पेपर जब हम करते हैं, तो प्रेसी के पेपर का करने का मकसद ये हरगिज नहीं होता कि आप उस मतलब आप मार्क्स, सिर्फ मार्क्स उसका मकसद नहीं होता। उसका मकसद होता है कि आपको सही इंग्लिश लिखनी आए। ठीक है, आपको दुरुस्त इंग्लिश लिखनी आनी चाहिए। और CSS में प्रेसी के पेपर में वो जो 10 नंबर की करेक्शन होती है एक्चुअल में, उसका भी बुनियादी मकसद यही होता है कि आपकी इंग्लिश ठीक हो। तो जब आप प्रेसी के पेपर को बेहतरीन करके कर लेते हो तो आपका 50% इंग्लिश ऐसे का पेपर हो गया। उसके बाद जस्ट आपको इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन भी CSS के स्टूडेंट के लिए इंफॉर्मेशन की कमी नहीं होती, वो इंफॉर्मेशन भी उसके पास बहुत होती हैं। तो रह क्या जाता है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर और प्रैक्टिस। स्ट्रक्चर और प्रैक्टिस, बस ये दो चीजें हैं। तो जब स्ट्रक्चर आपको, आप पर, आपकी अगर सेंटेंस पे कमांड हो गई, सेंटेंस के एक्सप्रेशन पे कमांड हो गई, उसमें कोई मिस्टेक नहीं आप करते, बैलेंस बना के चलते हो, तो फिर क्या रह जाता है। सेंटेंस बनाना आ गया, थोड़ा सा पैराग्राफ बनाना सिखा देंगे। एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ पे कैसे जाते हैं, एक पैराग्राफ स्टार्ट कैसे करते हैं, एंड कैसे करते हैं, जस्ट एक दिन की बात है। उसके बाद प्रैक्टिस है, इवेल्युएशंस हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स भी इनरोल होते हैं उनको ये फायदा होता है कि वो अपनी इवेल्युएशन करवाते हैं। ठीक है, आप बार बार लिख के चेक करवाते हैं, देखें जी मेरी ठीक है, मैंने ठीक लिखा है, क्या मैंने अच्छी इंग्लिश लिखी है, क्या मैंने पैराग्राफ को ठीक स्टार्ट किया है, क्या मैंने पैराग्राफ को ठीक तरह से एंड किया है। आपका पैराग्राफ एंड हुआ, पैराग्राफ आपने सीख लिया, आप समझ लें आप, आपने इंग्लिश ऐसे सीख लिया। उसके बाद जस्ट आर्गुमेंट्स की बात है कि आर्गुमेंट आपको सही देने आते हैं। ठीक है, क्या आपने सही आर्गुमेंट की तरतीब लगा के लिखा उसके बाद इंग्लिश ऐसे आप समझ लीजिए सिर्फ 20% रह जाता है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। खैर जी, हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ब। ठीक है, वर्ब। अब वर्ब जो आप स्टार्ट में शुरू से पढ़ते आ रहे हो वो एक अलग तरह का वर्ब था। ठीक है, अब हम जिस तरह से वर्ब पढ़ेंगे वो अलग है। ठीक है, वर्ब की पहले काइंड देखें, एक होता है एक्शन वर्ब। ठीक है, सबसे पहले वर्ब की टाइप है एक्शन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ये इसलिए लफ्ज याद करना रखना जरूरी है क्योंकि आपके CSS MPT में भी आ सकता है। ठीक है, MPT में भी आ सकता है। तो ऑक्सिलरी, इसी को ऑक्सिलरी भी कहा जाता है। और फिर कनेक्टिंग या लिंकिंग वर्ब्स हैं। ठीक है, करें। ही प्लेज क्रिकेट नियर बाई, ये एक एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब दो तरह के होते हैं, एक होता है मेंटल एक्शन वर्ब, एक होता है फिजिकल एक्शन वर्ब। मेंटल एक्शन जो आपके माइंड के अंदर कोई एक्शन लिया जा रहा है। फिजिकल एक्शन, जिस तरह आप क्रिकेट खेल रहे हो तो वो फिजिकल एक्शन है। अभी आएंगे कुछ एग्जांपल्स तो मैं बताऊंगा। ये एक्शन है कि आप क्रिकेट खेलते हो तो एक एक्शन है। ठीक है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, अब इसमें एक्शन क्या है, प्लेइंग। प्लेइंग एक एक्शन है, इस एक्शन को सपोर्ट कर रहा है ये ऑक्सिलरी। ये इज जो है यहाँ पर, इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो जब इज, एम, आर, वाज, वर
जब तक किसी मेन वर्ब, किसी प्रिंसिपल वर्ब उसका सपोर्ट कर रहा होता है, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। लेकिन बाजों का ये खुद बजाते खुद भी वर्ब के तौर पे आते हैं। जब ये बजाते खुद यानी कि किसी मेन वर्ब को सपोर्ट नहीं कर रहे, तब हम इनको कहते हैं कि ये कनेक्टिंग है, ये लिंकिंग है, ये डेड है, ये स्टैटिक है। ही इज अ क्रिकेटर, वो तो एक क्रिकेटर है। यहाँ पर इज आपका वर्ब है, याद रखिएगा, इज एक वर्ब है। इसको कनेक्टिंग, लिंकिंग, स्टैटिक या डेड वर्ब कहते हैं। क्लियर होगी बात। अब ये जो एक्शन वर्ब हैं, ये ट्रांजिटिव भी होते हैं, इंट्रांजिटिव भी होते हैं। इनको आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव किसको कहते हैं। या अब रूल याद रखें, ये मैं पहले भी हमारे पहले लेक्चर के अंदर ये बात हो चुकी है, लेकिन इसको यहाँ थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे वंस अगेन, क्योंकि वर्ब से रिलेटेड है तो यहाँ पर रिपीट करना जरूरी है। वेन एवर अ सेंटेंस कैरीज एन एक्शन वर्ब, जब भी किसी सेंटेंस के अंदर एक्शन वर्ब आता है, तो उस सेंटेंस को वाई, वेयर, हाउ, व्हेन, टू व्हाट एक्सटेंट, इन पांचों में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना लाजमी होता है। अगर वो इन पांचों में से किसी एक आंसर नहीं देता, तो हम कहते हैं कि आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट, इनमें से किसी ना किसी एक का आंसर वो देगा, तब जो है ना हम कहेंगे ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसकी सेंस कंप्लीट है जी। तो ये भी एक मजेदार बात है। मिसाल के तौर पे आज तक हम लिखते आ रहे हैं आई प्ले क्रिकेट, बच्चों के लेवल पे ये ठीक है कि आई प्ले क्रिकेट। लेकिन जब हम इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो वो कहता है जनाब क्या बताता है ये कि आई प्ले क्रिकेट वाई, मैं क्यों खेलता हूँ। आई की प्ले क्रिकेट वेयर, कहाँ खेलता हूँ। हाउ, व्हेन, टू व्हाट एक्सटेंट, क्या ये बताता है। अगर नहीं बताता, तो आप इसको इंग्लिश कम्युनिकेशन के अंदर एक बेटर सेंटेंस कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आई प्ले क्रिकेट क्यों भाई, टू कीप माई बॉडी इन शेप, वाई का आंसर है जी, क्यों खेलते हो, टू कीप माई बॉडी इन शेप। ये अब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आपको बताना होता है, आपने वर्ब यूज किया है। इंग्लिश इतनी आसान भी नहीं है कि अल्फाज का मजमुआ हो और लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, नहीं। हर चीज की एक कॉज देनी होती है, हर चीज का एक मसला ये होता है। ध्यान से समझना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। आप जब इंग्लिश लिखते हो, तो जो कुछ आपके जहन में थॉट्स आ रही होती है ना, आप उसको ट्रांसलेट कर रहे होते हो एक्चुअल इंग्लिश में। आपके जहन में कोई थॉट आ रही है, आप उसको, क्योंकि रट्टा नहीं लगाया जा सकता, कंपटीशन के एग्जाम में रट्टा नहीं लगाया जा सकता। आपके जहन में जो थॉट आती है, आप उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिख देते हो। मुझे ये बताएं, क्या आपके जहन में जो थॉट्स आ रही हैं, नंबर वन, क्या वो थॉट्स, उनके स्ट्रक्चर्स ठीक हैं। क्यों? क्योंकि आपके जहन में थॉट्स आएंगी उर्दू में, आपके जहन में थॉट्स आएंगी अपनी मदर लैंग्वेज में, पंजाबी में, सराइकी में। क्यों? अब जो कुछ भी थॉट्स आ रही हैं, वो इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश और मदर लैंग्वेज आपकी स्पीकिंग से रिलेटेड है। याद रखना, जब हम स्पीकिंग करते हैं, तो हम बेशुमार अल्फाज, सेंटेंसेस गलत बोलते हैं, लेकिन समझ जाते हैं। ठीक है, कल भी हमारी यही बात हो रही थी ना, सेंटेंस जो दिखा रहे थे, वेदर ऑफ कश्मीर इज कूलर देन पंजाब। अब हमारी हमारे जहन में हम बोलते इसी तरह है ना जी, कश्मीर का मौसम पंजाब से ठंडा है। आप बोलते ही गलत हो, आप सोचते ही गलत हो। गलत से मुराद है, मैं इंग्लिश सेंटेंस सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो। जब आप सोचते गलत हो, तो क्या ख्याल है, जब किसी नई लैंग्वेज में ट्रांसलेट करोगे, तो क्या गलत नहीं करोगे? 100% आप गलत ही करोगे, क्योंकि चांसेस ही गलत है। क्लियर हो रही है मेरी बात। तो आप अपनी थॉट्स पे रिलाई नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब आपके घर गेस्ट आता है, कोई भी गेस्ट आता है, इकरामुल्लाह बताएं कौन है यहाँ पे, पठान कौन है? कोई अनम्यूट हो सकता है? जी सर, मैं हूँ। अच्छा, इनामुल्लाह, जब आपके घर कोई पठान आता है, तो आप उसको जब खाना खिलाते हैं, दस्तरखान पे बैठ जाते हैं, आप उसको क्या कहते हो कि खाना पुश्तो शुरू। में सर। नहीं नहीं, पश्तो में नहीं, उर्दू में बताएं, पश्तो में तो मैं समझ नहीं आएगा। हम यूं कहते हैं कि जी सर। पहले आप, पहले आप, कहते हैं कि नहीं है, पहले आप जी सर। सर काइंडली। अच्छा, यस सर।
यस सर। कहीं जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, एक बड़ा बंदा आ जाता है, रास्ते में दरवाजा आ गया, ठीक है, हमारा टीचर है, हमारे को बुजुर्ग है, हम क्या इशारा करते हैं या बोल के कहते हैं सर पहले आप, मतलब आप पहले गुजर जाएं फिल्म में, ऐसे कहते हैं ना। अब आप इसको इंग्लिश में यस ट्रांसलेट सर। करो, इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, कैसे करोगे? पहले आपकी इंग्लिश की फर्स्ट यू। ट्रांसलेट, फर्स्ट यू, एग्जैक्टली, और ये गलत है। गलत पता क्यों है? अब म्यूट कर लें। इनामुल्लाह ने कहा कि उन्होंने कहेंगे कि फर्स्ट यू। अब इन्होंने क्या किया, ट्रांसलेशन की है उस जुबान की जो ये सोचते हैं, जिसको ये सोचते हैं उसकी ट्रांसलेशन की है, लेकिन ये सोचे बगैर कि जिस जुबान में मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूं वो लोग कैसे बोलते हैं। जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो तो आप कहते हो पहले आप। जब अंग्रेज किसी को रिस्पेक्ट देता है तो वो कहता है आफ्टर यू, आपके बाद। तो आप अब उन थॉट्स पे इनहसार ना करो। ठीक है, आप उन थॉट पे इशारा ना करो, उन सॉरी, आप उन थॉट पे इनहसार ना करो जो आपको आती हैं। आप ये देखो कि जो इंग्लिश स्पीकर है, जिसकी वो लैंग्वेज है, वो कैसे बोलता है, वो कैसे कहता है। अब देखें, जब हम इंग्लिश बोलते हैं, सॉरी वो हम उर्दू बोलते हैं, अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं कोई भी, हम क्या कहते हैं? मैं क्रिकेट खेलता हूं। अब यहाँ जब आप बोलते हो तो आप क्या कहते हो? मैं, फिर फौरन बाद क्या लगाते हो? क्रिकेट, फिर लगाते हो खेलते हो। तो इसको उर्दू में ट्रांसलेट, उस थॉट को अगर ट्रांसलेट करोगे तो फिर तो क्या बनेगा? आई क्रिकेट प्ले। लेकिन आपको इस स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है, इस स्ट्रक्चर का। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा मैं और समझा नहीं सकता आपको। आपने ये नहीं देखना कि आप क्या सोचते हो, आपने देखना है कि अंग्रेज क्या सोचता है, किस तरह से लिखता है। सही है, समझ आ गई ना? तो हमने इन चीजों को देखना है। तो आई प्ले क्रिकेट टू कीप माई बॉडी इन शेप। आई प्ले क्रिकेट नियर बाई, मैं कहाँ खेलता हूँ जी? करीब ही खेलता हूँ। आई वेयर का आंसर दिया इसने। ठीक है, आई प्ले क्रिकेट रैशनली, मैं कैसे खेलता हूँ? होश से खेलता हूँ। हाउ डू आई प्ले क्रिकेट रैशनली। फिर आई प्ले क्रिकेट व्हेन आई फिनिश होमवर्क, मैं कब खेलता हूँ जी? आई प्ले क्रिकेट इन इवनिंग, मैं कब खेलता हूँ? इवनिंग में खेलता हूँ। मैं कब खेलता हूँ? जब मेरा काम खत्म हो जाता है, मैं तब खेलता हूँ। द फॉरेस्ट फायर स्टार्टेड, द फॉरेस्ट फायर स्टार्टेड एज सुन एज दे लेफ्ट द होटल, एज सुन एज दे लेफ्ट द होटल। ठीक है, कब शुरू हुई फॉरेस्ट की फायर? जैसे उन्होंने होटल छोड़ा। कब छोड़ा? आंसर ऑफ व्हेन है। अब एक और सेंटेंस लिखें, बड़ा सेंटेंस। अब इसमें अगर आपने लिख रहा है करप्शन रॉब्स मिलियंस ऑफ पीपल। ठीक है, बस इतने ही कर ले। करप्शन रॉब्स मिलियंस ऑफ पीपल। जी, सेंटेंस कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? किस, आई प्ले क्रिकेट रॉन्ग है किसी भी स्ट्रक्चर या सेंटेंस में? सुहेल आपकी बात, देखो ये रॉन्ग सिर्फ है इंग्लिश कम्युनिकेशन में। ये पूरा सेंटेंस है अगर आप बेसिक लेवल की बात करोगे, आई प्ले क्रिकेट, लेकिन इंग्लिश कम्युनिकेशन कहती है कि जब तक ये कंप्लीट सेंस नहीं देता ना, वाई व्हेन वेयर हाउ और टू व्हाट एक्सटेंट का आंसर नहीं देता, तो वो उसकी सेंस कंप्लीट नहीं होगी। तो करप्शन रॉब्स मिलियंस ऑफ पीपल इन अ कंट्री हुज अकाउंटेबिलिटी लैग्स। अब आपने बता दिया कि कहां पर करप्शन रॉब करती है मिलियंस ऑफ पीपल को। फिर आप एक और लिखो, द रोल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब आपको सीएसएस लेवल के सेंटेंस एक दो बता रहा हूं। द रोल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ अ कंट्री बिकम्स क्रिटिकली इंपॉर्टेंट। कब? अब यह बात अधूरी है, आप बताएं। व्हेन इट वांट्स टू बिकम अ मॉडरेट पॉलिटी वर्ल्ड वाइड। थोड़ा सा सेंटेंस कंप्लीट वो कॉम्प्लेक्स हो गया, चल छोड़ देते हैं।
आगे आते हैं जी, हमने बात की ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब की। ट्रांजिटिव मतलब जिसको अपनी एक्सप्लेनेशन के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, अपनी वजाहत के लिए, अपने मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ट्रांजिटिव वर्ब नीड एन ऑब्जेक्ट टू ट्रांसफर द एक्शन। कैसे? वी प्लेड, अब ये इंग्लिश के कुछ वर्ब्स हैं जो स्पेसिफाई हैं, ठीक है। वी प्लेड, हमने खेला। इंग्लिश कहती है कि ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें आप जब आप प्ले का लफ्ज इस्तेमाल करें तो लाजमी बताएं कि ऑब्जेक्ट क्या है। दे इनवाइटेड, ऑब्जेक्ट बताएं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगी तो इसकी सेंस नहीं होगी। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगी तो इसकी सेंस नहीं होगी। अच्छा, पीछे जो मैंने आपको बताया ना कि वाई, व्हेन, वेयर, हाउ और टू व्हाट एक्सटेंट का आंसर देना है, वो एक्शन वर्ब्स के लिए और फिजिकल एक्शन वर्ब्स के लिए आंसर देना जरूरी है, तमाम वर्ब्स के लिए जरूरी नहीं है। तमाम वर्ब्स के लिए आंसर देना जरूरी नहीं है, फिजिकल एक्शन वर्ब्स के लिए आंसर देना जरूरी है। नोट कर लें बात को। तो ये जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगी इनकी सेंस नहीं होगी, ठीक है। आप बताएं कि वो कौन सी गेम खेली, किसने इनवाइट किया, हु इनवाइटेड। द सर्वेंट क्लीन्स, अगर आप बात यहां पे रोक देते हो तो ये सेंटेंस आपका गलत है, वो नहीं पता लगेगा। तो आप बताएं कि द सर्वेंट क्लीन्स द फ्लोर, ऑब्जेक्ट जरूरी है। द सर्वेंट क्लीन्स द फ्लोर। आई बॉट, यहां पे रुक जाओ, नहीं समझ आएगा। आई बॉट अ कार, मैंने, वो पूछेगा क्या खरीदा भाई, मुझे क्या पता क्या खरीदा, तो बताओ उसको, ऑब्जेक्ट देना जरूरी है यहाँ पर। फिर ही इज ईटिंग, लिसनिंग, गोइंग, ये सारे ट्रांजिटिव हैं। और कौन कौन से ट्रांजिटिव है? ये सारे ट्रांजिटिव है जो मैंने लिस्ट में दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लें आप। नेक्स्ट है इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव जिसको ऑब्जेक्ट जरूरी जरूरत नहीं है, जिसको ऑब्जेक्ट की, ठीक है, ये कंप्लीट सेंस दे देता है विदाउट ऑब्जेक्ट। जिस तरह ही इज स्विमिंग, अब जब उसने कहा कि वो स्विमिंग कर रहा है तो लाजमी बात है किसी पानी में, किसी भी वाटर बॉडी में कर रहा है ये फर्क नहीं पड़ता, ही स्विमिंग कर रहा है बस, ठीक है। ही इज रनिंग, वो दौड़ रहा है। दौड़ रहा है, आगे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, भाई दौड़ रहा है तो दौड़ रहा है, इसी जगह तो दौड़ रहा होगा ना, तो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज ड्राइविंग, ड्राइविंग कर रहा है, काफी है, कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ही फेल, वो गिरा, अब नीचे गिरा होगा, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन उसने कहा कि ब्रोक, टूट गई, क्या जी, उसकी टांग, इसके आगे ऑब्जेक्ट जरूरी है, ध्यान से समझे, खुद ही नजर आ रहा है आपको। वो गिरा, इतना काफी है। कहां से गिरा ये तफसील जरूरी नहीं है, लेकिन उसका कुछ टूट गया, अब बताना जरूरी है, हाथ टूट गया कि पाँव टूट गया, ब्रोक हिज लेग। ही फेल एंड ब्रोक हिज लेग, उसकी टांग टूट गई। तो इसमें जो इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब भी आपको समझ आ रहा होगा, दोनों है। हाँ जी। सुहेल ने कहा कि क्वेश्चन फिर भी बनते हैं, क्वेश्चन तो हर जगह बनता है, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, क्वेश्चन आपका वाई जो है वो कभी खत्म नहीं होता। लेकिन जिस जुबान को हम पढ़ रहे हैं, उस जुबान ने इन लिस्ट किया है कि ये कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, इनके साथ ऑब्जेक्ट लाजमी लगाओ, और ये ट्रांजिटिव हैं, इनके साथ एक ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट लाजमी लगाओ, इंट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनकी आपको ऑटोमेटिक फील हो रहा होगा, ऑटोमेटिक फील होगा कि यार इसके ज्यादा ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, जैसे द चाइल्ड स्माइल्ड, बच्चा मुस्कुराया, इंट्रांजिटिव है, किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। इसी तरह अंग्रेज कहता है भाई स्विमिंग कर रहा है ना, तो दुनिया के किसी हिस्से में भी कर रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, अंग्रेज कह रहा है। सवाल आपका बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन रूल हमें क्या कहता है, हमने ये देखना है, ठीक है। रूल हमें ये कहता है, तो हमने ये देखना है कि कौन से वर्ब्स ट्रांजिटिव हैं, कौन से इंट्रांजिटिव हैं, भाई इतनी सी बात है। कुछ ऐसे होंगे जो ऑटोमेटिक सेंस देंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सेंस नहीं देंगे लेकिन रट्टा लगाना पड़ेगा। बात समझ आई कि ऊपर से गई? चलो। द बेबी स्माइल्ड, बच्चा मुस्कुराया।
ही वेटेड, देखो कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, बट नो बॉडी केम, कोई भी नहीं आया। ठीक है, ये इंट्रांजिटिव है। आई स्वंग द बैट, अब जब उसने कहा कि स्वंग, ट्रांजिटिव है। द बैट, ठीक है, ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट बताना पड़ेगा। और हिट, और उसने मारा। ठीक है, आई स्वंग द बैट एंड हिट, मैंने मारा, तो ऑटोमेटिक पता लग रहा है कि बॉल को मारा है। बैट को मारा तो बॉल को मारा है। अब आपका फिर ऑब्जेक्शन होगा कि सर हिट है तो पता नहीं कि बॉल को मारा है कि किसी बंदे को मारा है। लेकिन इंग्लिश कहती है कि भाई ये हिट जो है वो इंट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव है, इसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, या फिर इस सेंटेंस में जो है ना ऑटोमेटिक सेंस बन रही है कि जब बल्ले को घुमाया है तो बॉल को ही मारा है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें आपको सेंस नहीं, बस रूल पर पता करना होगा, सेंस नहीं पता करती। इंट्रांजिटिव वर्ब्स: एक्ट, अडॉप्ट, क्रॉल, डांस, एस्केप, एक्सपेंड, फॉल, फ्लाई, ग्रो, जंप, लर्न, लिसन, मूव, प्रे वगैरह, ये सारे इंट्रांजिटिव हैं। वर्ब्स एक्टिंग एज ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव: कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो ट्रांजिटिव के तौर पे भी काम करते हैं और इंट्रांजिटिव के तौर पे भी काम करते हैं। ठीक है, एक्टिंग एज इंट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव। एग्जाम्पल: द कार स्टॉप्ड, कार रुक गई। इंट्रांजिटिव है, कोई बताने की जरूरत ही नहीं है क्यों रुक गई। आई स्टॉप्ड द कार, अब जब आपने स्टॉप किया, आई स्टॉप, तो फिर क्या होगा, अब बताना पड़ेगा कि क्या स्टॉप किया। जब कार रुकी है तो वो इंट्रांजिटिव है, उसका ऑब्जेक्ट आगे बनता ही नहीं है, तो इंट्रांजिटिव। लेकिन जब मैंने कुछ स्टॉप किया है तो बताना पड़ेगा कि क्या। ये ऐसे वर्ड्स हैं, वर्ब्स हैं जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों के तौर पे काम करते हैं। आई वॉकड, मैं चला, बात खत्म है। आई वॉकड अलोंग द रिवर, अब यहां पे आप ऑब्जेक्ट दो तो ठीक है, ठीक है, ना दो तो भी ठीक है। अगर आई वॉकड में चला, कोई जरूरत नहीं है, इंट्रांसिट ये यहाँ पे बन गया, मतलब ये ट्रांसिटिव भी इंट्रांसिटिव है, दे दो तो ठीक है, ना दो तब भी ठीक है। आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया, मैं समझता हूँ। आई अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपिक, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। इनको कहते हैं हम, ये ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव दोनों के तौर पे काम करते हैं। सम टाइम क्या होता है, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव जो है वो डिपेंड करते हैं फ्रेजल वर्ब्स पे। फ्रेजल वर्ब्स पे कैसे? ही रन्स इन द पार्क डेली, ही रन्स इन द पार्क डेली। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो रन्स है उसमें बता रहा है, आपने ये ट्रांजिट कर दिया कि कहाँ पे रन करते हैं, इन द पार्क, ट्रांजिटिव। ही रन्स अ स्मॉल ग्रोसरी स्टोर, यहाँ पे ये इंट्रांजिटिव है। चलो जी, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जो दूसरे वर्ब की हेल्प करते हैं। इसमें ये 23 है, याद रखना। इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बी, बीन, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड वगैरह वगैरह, 23 है। द चेयरमैन विल रिटायर दिस मंथ, चेयरमैन इस मंथ में रिटायर हो जाएगा। विल इज अ ट्रांजिटिव, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब। यू कुड नॉट हेल्प मी, वॉज ही डिसीविंग द स्ट्रेंजर, ये सब क्या है जी, हेल्पिंग वर्ब है। और क्या आ सकता है, आई हैव सोल्ड माई हाउस, आई हैव सोल्ड माई हाउस, ये क्या बन गया, ऑक्सिलरी, हैव ऑक्सिलरी है यहाँ पे। ठीक है, हैव जो है ऑक्सिलरी है, और सोल्ड क्या प्रिंसिपल वर्ब है। ये हो गए ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। यही हेल्पिंग वर्ब, यही ऑक्सिलरी वर्ब, यही 23 कनेक्टिंग वर्ब के तौर पे भी काम करते हैं, लिंकिंग वर्ब के तौर पे भी काम करते हैं, स्टैटिक या डेड वर्ब्स भी कहलाते हैं। कैसे? जब इनमें मेन वर्ब या खुद मेन वर्ब हो, ये सेम वही है, इज, एम, आर, हैव बीन, कुड हैव टू, वुड हैव टू, शुड, माइट, फिर सबसे बढ़ के लुक, स्मेल, टच, टेस्ट, अपीयर, साउंड, फील, टर्न, रिमेन, प्रूव और ग्रो। इनको रट लो, इनको रट लो। ठीक है,
इनको रट्टा लगा लो। कैसे जी? अब देखें, इज एम आर वाज वर का तो पता है आपको, कुड हैव टू, वुड हैव टू, इनका यूज सीखें। लुक स्मेल ये वो हैं जो आपके सेंसेस से रिलेट करते हैं। लुक, स्मेल, टच, टेस्ट, अपीयर, ये भी कनेक्टिंग के तौर पे हैं। कैसे हैं ये हम सीखेंगे, ठीक है? जिस तरह ये जितने भी हैं ये स्टेट को एक्सप्लेन करते हैं। अब हम इनकी बात करें ना, प्रूव, ग्रो, रिमेन, टर्न। द डिश, खाना जो है, द डिश टेस्ट डिलीशियस, खाना तो बड़ा मजेदार था। द डिश टेस्ट डिलीशियस, इस तरह करते हैं हम, ठीक है? अगर इन्हीं की बात करें, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इज, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ही वॉज अ ब्यूरोक्रेट, वॉज आ गया। ब्यूरोक्रेट नाउन है, दरमियान में वर्ब जो है वाज है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। अब इन्हीं को देखें, दोबारा से देखें ये किस तरह से यूज हो रहे हैं। ही लुक्स अपसेट, लुक का पहले ही लुक्स अपसेट, वो मुझे परेशान दिखता है, ही लुक्स अपसेट। अब आप कहेंगे सर ये तो प्रेजेंट डेफिनेट है। द शर्ट फील्स इची, द शर्ट फील्स इची, शर्ट में कुछ खारिश हो रही है। द डिनर, द डिनर स्मेल्स वंडरफुल, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है खाने में से तो। द डिनर स्मेल्स वंडरफुल, ही साउंड्स ब्रोकन, लगता है कुछ टूटने की आवाज आई है। ही साउंड्स ब्रोकन, लगता है टूट गया कुछ। तो ये सारे भी इसी तरह हैं, इज एम आर की तरह। कैसे पता लगेगा? पता कैसे लगेगा? पता इस तरह से लगेगा, अब आगे बताता हूँ, अगली स्लाइड में बताता हूँ, बताऊंगा। एक चीज याद रखें, जब भी ये सेंटेंसेस आ रहे होंगे ना, ये वाले जब ये आ रहे होंगे किसी टेंस में, किसी सेंटेंस में, जब ये यूज हो रहा होगा, याद रखें इसका पैसिव नहीं बनता। क्या इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इसका कोई पैसिव है? इसका कोई पैसिव है? जब इसका पैसिव नहीं है तो जहां भी कनेक्टिंग वर्ब आता है उसका पैसिव नहीं बनता, याद रखना। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट रूल है। पैसिव नहीं बनता इसका। अब आपको पता कैसे लगेगा कि ये नॉर्मल वर्ब के तौर पे आया है या ये आया है स्टैटिक के तौर पे, कनेक्टिंग के तौर पे? कैसे पता लगेगा? इसको इज, एम, आर, वाज, वर से रिप्लेस करके देखें, अगर वो सेंस बनती है कंप्लीट तो वो स्टैटिक है, कनेक्टिंग है। अदरवाइज उस प्रिंसिपल वर्ब है। कैसे देखें? द डिश टेस्ट डिलीशियस, इस टेस्ट को कन्वर्ट करें इज में। द डिश इज डिलीशियस, सेंस बन रही है। ही लुक्स अपसेट, ही इज अपसेट, सेंस बन रही है। तो इसका मतलब ये कनेक्टिंग है, यहाँ पर ये कनेक्टिंग है, ये कनेक्टिंग है, तो फिर इसका पैसिव नहीं होगा। ही लुक्स टू अपीयर हिमसेल्फ फॉर सीएसएस एग्जामिनेशन। आप इसको चेंज करें, ही इज टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर, इसकी उस तरह से सेंस नहीं बन रही, कंप्लीट सेंस नहीं बनेगी। तो अगर इसको चेंज कर सकते हैं हम पैसिव में, इसको लेकिन इसको नहीं कर सकते। बात समझ आइए कि ऊपर से गई है? अब रूल्स देखते हैं जी, जहां पर आप गलती करते हो वो देखते हैं, ठीक है? आपने ध्यान करना है। वर का यूज, वर्ब एक, वर जो है वर, अब आपने पढ़ा ना वर भी एक वर्ब है। तो जिनमें जो कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं, अगर आपने, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है, आप वर्ब लगाओगे। इफ आई वर यू, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर, ये डिजायर के मीनिंग में है। अब आप कहेंगे सर आई के साथ तो वाज आता है, लेकिन जब आप ख्वाहिश की बात करते हो, कंडीशनल की बात करते हो, तो आई के साथ वर्ब भी आ सकता है, ही के साथ वर्ब भी आ सकता है। इफ ही वर यू, अगर वो तुम्हारी जगह होता, तो इसके साथ वर आता है, ठीक है? ख्वाहिश हसरत के लिए, आह क्या खूबसूरत मजेदार एक्सप्रेशन है, कभी यूज नहीं करते। ख्वाहिश के लिए,
हसरत के लिए, हसरत, ख्वाहिश जब तवील हो जाए तो हसरत बन जाती है। वुड दैट, वुड दैट माई मदर वर अलाइव, काश के मेरी माँ जिंदा होती। ये उर्दू ट्रांसलेशन है। जब आप सीएसएस के पैराग्राफ को ट्रांसलेट करोगे तो ये एक्सप्रेशंस काम आएंगे। वुड दैट माई मदर वर अलाइव, काश के मेरी माँ जिंदा होती। ये एक्सप्रेशन है, नोट कर लें। सीएसएस 2019 में देखें, ही क्राइड एज इफ ही वॉज मैड, वो ऐसे चीखा। जी जी, टेंसेस की अलग होती है। टेंस तो एक लिमिटेड है ना, टेंस तो जमाने को जाहिर करता है, उसके अलावा बड़ी दुनिया है इंग्लिश की, इंग्लिश के एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, टेंस तो एक छोटी सी दुनिया है, वो सिर्फ पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को जाहिर करते हैं। ही क्राइड, वो ऐसे वो चीखा, एज इफ ही वॉज मैड। भाई एज इफ ही वर मैड, आप एज्यूम कर रहे हो, आप एक सोच कर रहे हो, ही वर मैड, जैसे कि वो पागल हो गया हो। जब एज्यूम करते हैं तो वर लगाते हैं। सीएसएस 2015 में देखें करेक्शन आई हुई है। इफ ही वॉज हेयर, इफ ही वॉज हेयर नाउ वी शुड हैव नो डिफिकल्टी, अगर वो यहाँ होता, ये ख्वाहिश है, अगर वो यहाँ पर होता तो आप क्या कहोगे, ही इफ ही वर हेयर, अगर वो यहाँ होता, ख्वाहिश डाल दो। सीएसएस 2013 में देखें, इफ ही वॉज हेयर ही वुड बी एज वाइज एज ही वॉज ड्यूरिंग द वॉर, बस ही वर लगा दो, बाकी ट्रांसलेशन करते रहना। ख्वाहिश है ना, इफ कंडीशनल है, ख्वाहिश है। नेक्स्ट देखते हैं जी। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, व्हाट, हु, हाउ, विच, व्हाई, व्हेन, व्हाट टाइम, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग। इनको कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल किया जाए जब जाएगा ना, तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन के शुरू में इस्तेमाल होंगे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन के तरफ। इनके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। जब आप इनडायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। वी वुड हैव नो डिफिकल्टी, वो कंडीशन, आपने सिर्फ ये नहीं देखना ना, कंडीशनल भी तो देखना है ना, कंडीशनल है वो ऊपर। अच्छा, वो शुड हैव की जगह पे आ सकता है जी, वुड हैव। इधर, वी शुड हैव नो डिफिकल्टी, हाँ बिल्कुल आ सकता है जी। इफ ही वर हेयर नाउ वी वुड हैव नो डिफिकल्टी, ठीक है, आ सकता है। और मेरे ख्याल से वुड हैव ही जो है ना, इसका जो असल है ना, वो वुड हैव ही है। इसकी करेक्शन में भी वुड लगा लें। वेरी गुड अक्सा। ठीक है, क्योंकि शुड हैव, मेरा नहीं ख्याल शुड हैव कोई एक्सप्रेशन है। शुड हैव नहीं आएगा, वुड हैव ही आएगा, क्योंकि यही उसकी करेक्शन है कंडीशनल की। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर कहें, डू यू नो व्हाट इज माई नेम, अब एक तो आपने क्वेश्चन वाली तरतीब बना दी है यहाँ पर, डू यू नो। दूसरा, व्हाट इज माई नेम, ये गलत है। व्हाट इज माई नेम नहीं कहोगे, आप कहोगे व्हाट माई नेम इज, क्योंकि यहाँ व्हाट जो है ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, कंजंक्शन है। डू यू नो व्हाट माई नेम इज, ठीक है। कुड यू प्लीज टेल मी वेयर द सर्विस हॉस्पिटल इज, ये ठीक है। कुड यू प्लीज टेल मी वेयर द सर्विस हॉस्पिटल इज, ये करेक्ट है। सीएसएस 2008 में देखें, प्लीज टेल मी वेयर इज योर ब्रदर, प्लीज टेल मी वेयर इज योर ब्रदर, नहीं वेयर योर ब्रदर इज, और आगे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। अब उसने जस्ट रिक्वेस्ट की है, क्वेश्चन नहीं किया, रिक्वेस्ट की, प्लीज टेल मी, मेहरबानी करके ये तो बता दें, प्लीज टेल मी वेयर योर ब्रदर इज। आगे देखें जी, नेक्स्ट रूल, डेयर। ये डेयर एक वर्ब है, ठीक है। इसके बाद डू, डज नहीं इस्तेमाल होते। थर्ड पर्सन के लिए ऐसे इस्तेमाल किया जा सकता है, थर्ड पर्सन होता है,
अच्छा, क्लास एंड हो जाए तो आपने दोबारा सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन करना है। सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन करना है, क्लास एंड हो जाए तो। he does not he does not dare to ask her name. He does not dare to ask her name. उसके अंदर जुर्रत ही नहीं कि वो उसका नाम पूछ सके। ठीक है। अब यहाँ पे डेयर को बतौर ऑक्सिलरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ही डेयर्स नॉट टू, यहाँ ये पॉइंट है असल में। ये तो है नॉर्मल स्ट्रक्चर, डज नॉट डेयर। लेकिन आपको जब डेयर डेयर का यूज है ना, जब डेयर वर्ब तौर पे इस्तेमाल हो तो आप कहेंगे ही डेयर्स नॉट टू स्पीक टू मी। ठीक है, डेयर्स नहीं आएगा। डेयर नॉट डायरेक्ट आ सकता है, मतलब एस का